नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 7वें चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा और हमारा टॉपिक जो है आज का है वो वैश्विक निर्धनता। हम लोगों ने सुरक्षा के दो अवधारणा की चर्चा की, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक अवधारणा अर्थात ओल्ड धारणा, ओल्ड जो विचार है सुरक्षा को लेकर के वो केवल खतरा मानता है सैन्य खतरा को, जबकि अपारंपरिक धारणा अर्थात न्यू कॉन्सेप्ट जो है वह मानता है कि खतरा केवल सैन्य ही नहीं है, केवल आक्रमण ही नहीं है, बल्कि महामारी, अकाल, निर्धनता, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, ये सारी समस्याएं जो है वो न्यू अवधारणा में आती है। तो उसी में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं आतंकवाद का। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैश्विक निर्धनता का। यहाँ पर केवल भारत की गरीबी की चर्चा नहीं हो रही है, ना एशिया की गरीबी की चर्चा हो रही है, बल्कि यहाँ पर वैश्विक निर्धनता जो है वर्ड यूज किया गया है, वर्ल्ड पॉवर्टी यूज किया गया है, अर्थात जो गरीबी है वो वैश्विक समस्याएं हैं। तो गरीबी क्यों है? गरीबी होने का कारण है कि विश्व की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और विशेष करके किसी खास क्षेत्र में ये ज़्यादा ही बढ़ रही है। अभी अगर देखा जाए तो विश्व की आबादी 800 करोड़ के लगभग है, 8 अरब के लगभग, और 21वीं सदी के मध्य आते आते अर्थात 2050 आते आते यह 1000 करोड़ हो जाने की संभावना है। और उसके बाद भी जो जनसंख्या का वितरण है वो एक समान नहीं है। 50% आबादी जो विश्व की है वो मात्र 6 देशों में है। ये 6 देश हैं चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और नाइजीरिया। अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी वहीं पर उत्पादन ज़्यादा होगा। उल्टा हो जाता है कि आबादी ज़्यादा होता है, वहाँ पर संसाधन बढ़ जाते हैं और प्रति व्यक्ति जो उपलब्ध होना चाहिए सामग्री, संसाधन, वो कम हो जाते हैं। तो इन देशों में आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ गरीबी भी ज़्यादा है। धनी देशों की आबादी अगर देखा जाए दूसरी ओर तो बहुत ही कम है। आप यूरोपीय देशों की आबादी को देखिए तो वहाँ आबादी कम है तो लेकिन संसाधन ज़्यादा है। तो संसाधन का जो असमान वितरण है इसके कारण भी गरीबी कहीं ज़्यादा है और कहीं अमीरी ज़्यादा है। अगर हम लोग दुनिया को दो गोलार्ध में बांट करके देखें, जैसे ये मान लीजिए कि ये ग्लोब है और यहाँ पर आपका विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के जो दक्षिण वाले देश हैं, जैसे यहाँ पर अफ्रीका महादेश है, आपका ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दीजिए, दक्षिणी अमेरिका है, तो इन सारे देशों में गरीबी ज़्यादा है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में यूरोप है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, तो इन जगहों पर गरीबी कम है। तो अगर गोलार्ध के आधार पर हम बांट करके देखें तो उत्तरी गोलार्ध में गरीबी कम है, दक्षिणी गोलार्ध में गरीबी ज़्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध जो है वो गरीब है, उत्तरी गोलार्ध अमीर है। और ये गरीबी अमीरी का फ़र्क क्या पड़ता है? जब आदमी गरीब होता है तो उसकी बचत कम होती है, जब कोई देश गरीब होता है उसका बचत कम होता है। अमीर देशों का बचत ज़्यादा होता है, बचत ज़्यादा होता है तो वो पूंजी ज़्यादा लगा पाते हैं, निवेश ज़्यादा कर पाते हैं और फिर उनकी अमीरी और बढ़ती जाती है। गरीबों का बचत कम होता है, फिर उसका निवेश भी कम होता है। इस प्रकार गरीब देश और गरीब होते जाते हैं, अमीर देश और अमीर होते जाते हैं और असमानता बढ़ती जाती है। एक आंकड़ा बताता है कि सहारा मरुस्थल के दक्षिणी देशों में संघर्ष ज़्यादा होता है, सशस्त्र संघर्ष। अब सहारा मरुस्थल कहाँ है ये तो आप जान ही रहे होंगे, ये अफ्रीका महादेश में है, लगभग अफ्रीका के मध्य भाग में, उत्तर मध्य में बोला जाए तो उसके दक्षिण भाग में, अर्थात दक्षिण अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में सूडान वगैरह में जो है वहाँ पर ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष होता है। हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, खून खराबा होता है, नरसंहार होता है। और ये जो अफ्रीकी देश हैं वो दुनिया के सर्वाधिक गरीब देशों की श्रेणी में भी आते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी अमीरी जो है वो एक जैसी नहीं है। तो हम लोगों ने वैश्विक निर्धनता को देखा। अब चलिए हम लोग देखते हैं शरणार्थी की समस्या को। शरणार्थी की समस्या, शरणार्थी बहुत ही साधारण सा जाना पहचाना शब्द है जो शरण लेने के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी का प्रॉब्लम जो है आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे देश के लोग अपने देश को छोड़ करके, अपने मूल स्थान को, अपने बर्थ प्लेस को छोड़ करके दूसरे देश में किसी प्रकार जान बचाने के लिए गए हुए हैं, विस्थापित हैं। तो इस प्रकार की समस्या मानवता के नाम पर एक धब्बा है। तो इसमें चलिए शरणार्थी और अप्रवासी में कुछ अंतर है। ये दो शब्द जो है बहुत ही मिलता जुलता शब्द है।
अप्रवासी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग जो होते हैं जॉब के कारण या बेहतर जीवन के कारण दूसरे देश में जाके बस जाते हैं। जैसे इंडिया के बहुत सारे लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में जा कर के हैं, तो वो अपनी मर्जी से रोजी रोजगार के लिए गए हुए हैं। तो अप्रवासी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन शरणार्थी जो होते हैं वो किसी न किसी समस्या के कारण, किसी न किसी अत्याचार के कारण अपने देश को छोड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति मजबूर होकर के जब किसी दूसरे देश में शरण लेता है तो वो शरणार्थी कहलाता है। और ये शरणार्थी लोग जिस देश पे जाते हैं उस देश के लिए ये बोझ बन जाते हैं। उन्हें भी दिक्कत होता है, क्योंकि आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ की जनसंख्या कम है, जहाँ की संसाधन बहुत ही ज़्यादा हैं, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी मानवता के नाम पर या यूएन के गाइडलाइन के अनुसार उनको शरण देते हैं लोग। तो शरणार्थी की समस्या भी आधुनिक विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है। शरणार्थी भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो एक देश से छोड़कर दूसरे देश में जाके बसते हैं, और एक होते हैं जो अपने ही देश में विस्थापित होकर के अपने ही किसी देश के भाग में जाके बसते हैं। जैसे कश्मीरी पंडित जो हैं वो भारतीय ही हैं, कश्मीर से भाग करके 1990 के दशक में वो दिल्ली में जा कर के बसे या फिर अन्य जगहों पे जा कर के बसे। तो ये कश्मीरी पंडित जो है आंतरिक रूप से विस्थापित शरणार्थी हैं। जबकि हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले हम लोगों ने देखा था म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान भारत भाग करके आ रहे थे और भी अन्य देशों में जा रहे थे। तो ये रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो दूसरे देश से भागे हुए शरणार्थी हैं, जबकि कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित शरणार्थी हैं। अब शरणार्थियों की समस्या भी गरीबी के जैसा है। गरीबी में हम लोगों ने देखा कि दक्षिण गोलार्ध में, जो पृथ्वी का दक्षिण भाग है, यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में। तो दक्षिणी गोलार्ध में गरीबी भी ज़्यादा है और यहीं के लोग शरणार्थी भी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ सशस्त्र संघर्ष होता है। जहाँ गरीबी होगी वहाँ युद्ध होगा संसाधनों के लिए। तो दक्षिणी गोलार्ध के लाखों लोग संघर्ष के कारण शरणार्थी बन चुके हैं। डाटा बता रहा है कि 1990-95 में 70 देशों के बीच 93 युद्ध हुए। सोच लीजिए 5 देशों के बीच में 5 सालों के बीच में 70 देशों के बीच युद्ध हुए, और हर देश एक से ज़्यादा युद्ध लड़ा, तभी तो 93 युद्ध हुआ। तो 5 साल में 93 युद्ध। और इसमें कह रहा है कि 1990 के दशक में 60 देश के लोग शरणार्थी हुए। 60 देश के लोग मजबूर हो गए अपने देश को छोड़ने के लिए। और सभी के जो मूल में था, जो मूल कारण था, ओरिजिनल जो रीजन था, वह था सशस्त्र संघर्ष, अर्थात हथियारों के बल पर उन्हें भगाया गया, या फिर वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि लोग वहाँ छोड़कर भागे। जैसे हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा था कि सीरिया में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा था, तो सीरिया के लोग भी भागे। तो इस प्रकार किसी भी कारण से जो ये विस्थापन हो रहा है और शरणार्थी की समस्या हो रही है, ये अपारंपरिक धारणा कहता है कि इन मामलों को भी सुलझाना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार एक और नई समस्या है महामारी। बीमारी और महामारी में क्या अंतर है? बीमारी 1-2 व्यक्ति को होता है, लेकिन महामारी जब व्यापक जन समुदाय को होता है, यह 1 देश, 2 देश, यहाँ तक कि विश्व स्तर पर फैल जाता है। महामारी आज के बच्चे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है जिसका नाम सब कोई जान रहे हैं, वो है कोरोना। तो इसी प्रकार बहुत सारी महामारियां हैं, जैसे बर्ड फ्लू, एड्स, सॉर्स, ये सारी बीमारियां हैं जो पूरे विश्व के मानवता के लिए खतरा है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका अगर रोकथाम ना किया जाए तो धरती पर मानवों का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो मिट जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसी प्रकार सॉर्स का फुल फॉर्म दिया हुआ है आपके 12 के बुक में, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सॉर्स का कभी कभी हो सकता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाए। तो ये सारी महामारियां हैं जो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ये महामारी पहले कम फैलते थे, अब ज़्यादा फैल रहे हैं। अब क्यों ज़्यादा फैल रहे हैं? क्योंकि लोग अप्रवास कर रहे हैं, एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जा रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। बिजनेस में प्रत्येक दिन जो हम लोग यूज करते हैं सामान किस देश का है किसी को पता नहीं है, तो वस्तु में एक देश से दूसरे जगह जा रहे हैं। सैन्य अभियान हो रहे हैं, बहुत सारे देश आजकल संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन सारे कारणों से महामारी, अगर कोई एक देश में एक बीमारी फैल जाती है जो संक्रमण करने वाली बीमारी है, तो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल जाती है। इन बीमारियों को मिलजुल करके रोकना पड़ेगा।
अगर इन बीमारी का टीका या बीमारी का इलाज या दवाई कोई एक देश खोज लेता है, सफल हो जाता है, तो वो सभी देश की सफलता मानी जाती है। और अगर कोई देश असफल होता है अपने यहाँ बीमारी को रोक पाने में, तो वो असफलता केवल उसी की असफलता नहीं होती है, वो फेलियर सभी की फेलियर होती है। HIV की बात करें तो कह रहा है कि 2003 तक 4 करोड़ लोग HIV संक्रमित हो चुके थे, एड्स से संक्रमित हो चुके थे। तो अभी समझिए कि 2020 चल रहा है तो कितने लोग एड्स से जान गंवा चुके होंगे। और ये जो HIV है, एड्स है, इसका प्रसार दुनिया के सभी देशों में एक जैसा नहीं है। जितने भी HIV केसेस हैं उसमें 2/3 भाग अर्थात 2/3 भाग अकेले अफ्रीका में है, और जो शेष बच गया उसका 50% दक्षिण एशिया में है। अब आप दिमाग पे जोर डालिए कि दक्षिण एशिया कहाँ है, हम लोग दक्षिण एशिया में ही हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है सब दक्षिण एशिया के अंग हैं, तो यहाँ भी एड्स के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। अब एड्स का इलाज निकल गया है, लेकिन ये थोड़ा महंगा इलाज है, और महंगा इलाज यूरोप के लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन अफ्रीका जैसे देशों के लिए जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, सशस्त्र संघर्ष जहाँ होते रहते हैं, वहाँ के लिए आकाश कुसुम के जैसा है। कुसुम मतलब क्या होता है? फूल। आकाश के फूल तोड़ने के जैसा है, अर्थात वहाँ के लोग इलाज रहने के बावजूद भी HIV का इलाज नहीं करा पाते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। तो ये तो हुई एड्स की बात। इसी प्रकार नई नई बीमारियाँ रोज़ रोज़ आ रही है, जैसे हेंटा वायरस, एबोला, हेपेटाइटिस C, और सबसे बढ़ कर के अभी जो दुनिया में तबाही मचाई हुई है वो है कोरोना। तो नई नई बीमारियाँ पूरे दुनिया में तबाही मचाई हुई। उसी प्रकार जानवरों में भी कुछ बीमारियां हैं, जैसे मैड काउ, बर्ड फ्लू, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण पूरे दुनिया के मवेशियों को खतरा है, और इससे मांस का व्यापार जो है, मीट बिजनेस जो है, जो एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है, वह भी प्रभावित होता है। इसी प्रकार एक और समस्या है जनसंहार। एक जाति दूसरे जाति को अगर पसंद नहीं करती है तो उसकी हत्या पर उतारू हो जाती है। अभी हम लोग पाकिस्तान में अक्सर देखते रहते हैं कि वहाँ सिया कभी सुन्नी को उड़ा देते हैं, सुन्नी लोग कभी सिया के जो है गांव बस्ती में हमला कर देते हैं। इसी प्रकार सबसे जो विभत्स उदाहरण देखा जाए तो वो है हुत्तू जनजाति। हुत्तू जनजाति जो है वो अफ्रीका की जनजाति है। हुत्तू जनजाति ने 1994 में कुछ ही सप्ताह में तुत्सी जनजाति के 5 लाख लोगों की हत्या कर दी। अब सोचिए कि 5 लाख लोगों की हत्या कुछ ही हफ्ता में हो जाना कितनी बड़ी बात है। तो ये घृणा की पराकाष्ठा है। एक जाति जब दूसरे जाति को, एक समुदाय जब दूसरे देश समुदाय को घृणा की दृष्टि से देखता है तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो जिस प्रकार महामारी मानवता के लिए घातक है, उसी प्रकार जनसंहार जो है, जिसको जेनोसाइड कहते हैं, ये भी बहुत घातक चीज़ है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इन सारी समस्याओं को जो रोकने के लिए सहयोग मूलात्मक सुरक्षा नामक एक नया कॉन्सेप्ट है, वो क्या चीज़ है। विश्व में नई नई समस्याएं आ रही है। अब केवल सैनिक खतरे नहीं है, सैनिक खतरे से भी ज़्यादा दूसरे खतरे हैं, जैसे आतंकवादी खतरे हैं, पर्यावरण संकट का खतरा है, महामारी का खतरा है। और इन सारे खतरों से निपटना किसी भी एक देश के लिए जो है संभव नहीं। अब अमेरिका जैसा देश देखिए, जब वहाँ पर कोरोना फैला तो भारत से वो दवाई मांगा, भारत से वह सहयोग मांगा। तो इस प्रकार जो ये समस्याएं हैं, नई नई समस्याएं हैं, ये कितना भी मजबूत देश है उसे अकेले नहीं सॉल्व कर सकता है। तो अब नया एक कॉन्सेप्ट आया है, सहयोग मूलक सुरक्षा, अर्थात एक दूसरे का सहयोग करके ही सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इन खतरों से, पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए अब सैन्य संघर्ष जो है वो विफल हो जाएंगे। सैन्य संघर्ष का यहाँ कोई रोल नहीं होगा, बल्कि आपसी सहयोग की ज़रूरत होगी। गरीबी से निपटने में क्या सैनिक कर सकता है, महामारी में कौन क्या करेगा। महामारी से निपटना है तो डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का जो है सहयोग लेना होगा, उनके शरण में जाना होगा। गरीबी से निपटना है तो अर्थशास्त्रियों के दिमाग को लेना होगा, उसका यूज करना होगा। शरणार्थी की समस्या से निपटना है तो इसमें सैनिक क्या करेंगे, इसमें तो मानवता चाहिए, सरकारों की नीतियाँ चाहिए। फिर पर्यावरण संकट है तो पर्यावरण संकट से निपटने के लिए व्यवसायियों को, वैज्ञानिकों को मिलजुल करके एक रणनीति अपनानी होगी कि किस प्रकार उद्योग लगाएं जिससे कि कम से कम प्रदूषण हो। और इन संघर्षों को, इन मामलों से निपटने के लिए जो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि काम कर रहे हैं, जिनके प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं, वह है UN, यूनाइटेड नेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल
और दुनिया में एक से एक जो हैं वो एनजीओ हैं जो रिपोर्ट जारी करती हैं और मीडिया का ध्यान अपने ओर खींचती हैं और उपाय भी सुझाती हैं। तो ये सारे जो संस्थाएं हैं वो सहयोग मूलक सुरक्षा में बहुत ही कारगर हैं और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए जो रणनीति बनानी होगी, स्ट्रेटजी बनानी होगी, वो संयुक्त ही बनानी होगी और एक दूसरे का सहयोग करना होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि कोरोना का जब टीका का बात हो रहा है तो चीनी वैज्ञानिकों पर आरोप लगा कि वो चोरी कर रहा है। भारत के पास दोनों प्रकार की समस्या है, पारंपरिक समस्या भी और अपारंपरिक समस्या भी। पारंपरिक समस्या और अपारंपरिक समस्या इतने देर से मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पारंपरिक समस्या अर्थात सैनिक हमले का खतरा और अपारंपरिक खतरा अर्थात महामारी, बीमारी, पर्यावरण संकट। तो इन दोनों तरह के खतरे हैं, इतने सारे खतरे हैं। भारत के पास बाहरी समस्याएं भी हैं और भीतरी समस्याएं भी हैं। भारत को जो संकट में डालने वाले लोग हैं वो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। भारत अपनी अंदरूनी कमजोरियों से भी और बाहरी जो हमारे शत्रु हैं इन सारे कारणों से भी हम समस्या में रहते हैं। तो इन समस्याओं को निपटने के लिए भारत की रणनीतियाँ क्या हैं, भारत की स्ट्रेटजी क्या है, तो इसको हम लोग अगर पॉइंट वाइज करें तो 4 भाग दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में कि भारत की रणनीतियों को 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। भारत आज़ादी के समय से ही अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है कि क्योंकि भारत ने इन 70 सालों में बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। पहला तो 47-48 में ही कश्मीर को लेकर के लड़ा, फिर 1962 में चीन ने हमला कर दिया, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ हमला हो गया, फिर 71 में बांग्लादेश वाला युद्ध हो गया और फिर 1999 में कारगिल वाली समस्या हो गई। तो इतने सारे युद्ध लड़ने पड़े 70 साल में। आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 युद्ध बड़े बड़े लड़ने पड़े। तो भारत को अपनी सैनिक क्षमता तो बढ़ानी होगी, इसलिए भारत ने परमाणु बम का जो है आविष्कार किया, परमाणु परीक्षण किया। सबसे पहला परीक्षण जो है भारत ने 1974 में किया इंदिरा गांधी के शासनकाल में। फिर दूसरा परमाणु परीक्षण किया 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसके साथ ही साथ भारत अपने सैटेलाइट को लगातार विकसित कर रहा है। भारत जो उच्च क्षमता वाले जेट विमान हैं, मिसाइल हैं, सबको आयात कर रहा है और स्वदेशी जो है यंत्र उनको भी विकसित कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में राफेल का बहुत ज़्यादा चर्चा है कि भारत फ्रांस से राफेल मंगा रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं ये हमारी इसी रणनीति के अंदर आती है कि हमें अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना होगा यदि हमें चीन और पाकिस्तान जैसे शातिर पड़ोसियों से निपटना है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय नियमों को फॉलो करता रहा है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को हस्ताक्षर किया जिसमें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को घटाने की बात कही गई है। साथ ही साथ जितने भी बड़े बड़े संस्था हैं उसके नियमों को भारत पालन करता है तब तक जब तक कि इसके राष्ट्रीय हित पर कोई आंच ना आ जाए। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे विशेष करके यूनाइटेड नेशन की मजबूती के पक्ष में भारत हमेशा से खड़ा है कि यूनाइटेड नेशन को मजबूत बनाना चाहिए ताकि विश्व के बीच में जो झगड़े हों उसमें यूनाइटेड नेशन जो है पंच की भूमिका निभाए। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम और संस्था की मजबूती करना भारत की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। फिर है देश की आंतरिक सुरक्षा और समस्याओं को निपटना। भारत के अंदर भी बहुत सारे अलगाववादी आंदोलन चलते रहते हैं, उग्रवादी आंदोलन चलते रहते हैं। जैसे आप यहाँ झारखंड में एमसीसी का देखते होंगे, तो एमसीसी से निपटना भी एक महत्वपूर्ण जो है भारत सरकार का टास्क है। इसी तरह नागालैंड, असम, पंजाब, कश्मीर, इन सारे भागों में जो कि हमारे देश का हिस्सा है वहाँ पर उग्रवादी आंदोलन चलते रहते हैं। इसे निपटने के लिए भारत ने तरह तरह के फोर्स बनाए हैं, रणनीति बनाई है। और सबसे लास्ट में जो भारत की रणनीति है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करने से ये जो वंचित लोग हैं, जो अपने आप को उपेक्षित मानते हैं, बेरोजगार हैं, इन लोगों को रोजगार मिल जाएगा और कोई भी सुखी संपन्न आदमी हथियार क्यों उठाना चाहेगा। तो जो ये लोकतांत्रिक राजनीति है वो केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि वो मानवता के जो है हित के लिए, सुरक्षा के लिए सदा खड़ा रहता है। तो इस प्रकार हमने 4 रणनीतियाँ देखी, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय नियम एवं संस्थाओं को मजबूत करना, देश की आंतरिक सुरक्षा से निपटना और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना। यही है भारत की रणनीतियाँ। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरे जो है चैप्टर को देखा। बहुत ही लंबा चैप्टर था, इसमें 3 वीडियो बना है। आप तीनों वीडियो को सिलसिलेवार ढंग से देखें और पूरा समझ आएगा, मेरी गारंटी है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमसे संपर्क करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अगर यह वीडियो आपको
अच्छा लगा हो, चैप्टर समझ में आया हो तो अब लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं और उन्हें ये मटेरियल जो है शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।